नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं 5 की बात। 5 की बात में शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की एक खबर से। यहां पे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और प्रतिशोध यानी बदले का खेल चलता है, लग रहा है कि और भी चलेगा। महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के मामले में एक एसआईटी की जांच बिठाने का ऐलान कर दिया है। आज राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दिशा सालियान की मौत की कोई सीबीआई जांच नहीं हुई जैसा कहा जा रहा है, इसलिए उसके लिए एक एसआईटी बनाई जा रही है जो तमाम आरोपियों से पूछताछ करेगी। मुळामध्ये दिशा सालियान केस ही कधीच सीबीआय कडे गेलेली नाही। सुशांत सिंह राजपूत केस ही सीबीआय कडे गेलेली आहे। सीबीआयला ज्यावेळेस विचारलं दिशा सालियानच्या संदर्भात त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं आमच्याकडे केस नाही, आम्ही त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करत नाहीये, आम्ही केलेलं नाहीये। त्यामुळे त्या संदर्भातला सीबीआयचा कुठलाही क्लोजर रिपोर्ट नाहीये। सीबीआयच्याकडे सुशांत सिंह राजपूत ही केस आहे, त्या संदर्भात त्यांनी काही फॉरेन्सिकचे रिपोर्ट दाखवलेले आहेत किंवा सांगितलेले आहेत आणि मी आपल्या मार्फत या सभागृहाला किंवा विरोधी पक्षात बसलेल्या लोकांनाही आश्वस्त करू इच्छितो कि कुठलाही राजकीय अभिनिवेश न ठेवता। तो अब क्या था ये पूरा मामला, एक बार फिर इस पर नजर डाल लेते हैं। दिशा सालियान कौन थी? दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पहले दिशा सालियान की मौत हुई। 8 जून 2020 को दिशा सालियान की मौत हुई। वो एक इमारत के 14वें मंजिल से नीचे गिर गई थी। इसे पहले खुदकुशी बताया गया, लेकिन बाद में आरोप लगा कि दिशा सालियान की हत्या की गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये आरोप और भी तेज हुआ। 2021 में मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच को बंद कर दिया और कहा कि उसे गड़बड़ी के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन अब जो महाराष्ट्र सरकार है एक बार फिर से ये मामला खोलने की तैयारी में है। याद रखिए कि इस बीच सरकार भी बदली है, मुख्यमंत्री बदले हैं। शिवसेना के उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि ये लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। ये सरकार, ये मुख्यमंत्री डरे हुए हैं और ऐसे स्टंट्स कर रहे हैं। आपके ऊपर जिस तरह से एक बार फिर से हमने देखा लोकसभा में भी एक तरीके से हमला करने की कोशिश की गई, जो मामले 2020 के हैं जिसके ऊपर सब कुछ हो चुका है वापस उठाने की आपने देखा हुआ होगा अभी ये वर्ल्ड कप में ज्यादा से ज्यादा मार्किंग मेसी और एम्बापे को ही हुई है। तो जो अच्छा खेलते हैं उसे मार्किंग होती है। और ये जो मुख्यमंत्री के जो घोटाले हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे लाना चाहते हैं, वो उन्होंने हमें लाना नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरा हंगामा किया। अब देख रहे होंगे उनके मन में, उनकी आंखों में भय दिख रहा है और वो गद्दार है, ये भी दिखता है। कहीं ना कहीं प्लान के तहत किया गया है क्योंकि दोनों हाउस में सेम ही मुद्दा उठाया गया। बिल्कुल, अगर आप देखें तो कभी भी हमने नेता सदन को ऐसे गाली देते हुए, वेल में आते हुए देखा नहीं है जो आज हमने देखा। इस पूरे मामले में यह माना जा रहा है कि मौजूदा सरकार आदित्य ठाकरे की घेराबंदी में जुटी हुई है। बीच बीच में आदित्य ठाकरे को इस मामले से जोड़ने की कोशिश होती रही है। कई बार उनका किसी न किसी तरह से इसमें नाम आया है। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसके पहले दिशा सालियान की मौत हुई और कल ही लोकसभा में शिंदे गुट के सांसद राहुल शिवाले ने ये मामला उठाया था। अध्यक्ष महोदय, एयू का विषय बहुत ही गंभीर है। एयू जैसा अनन्या उद्धव नहीं है, एयू आदित्य उद्धव ठाकरे ऐसा बिहार पुलिस ने कहा है। तो मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अलग है, बिहार पुलिस का अलग है, सीबीआई का। तो लोगों के मन में प्रश्न है, तो इसकी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए। तो मैं आदरणीय मंत्री महोदय के माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या दिशा सालियान और सुशांत सिंह के बीच मोबाइल संचार की जांच होनी चाहिए और दिशा सालियान की मौत की परिस्थिति और कारणों की जांच होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले में पहले हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन उसके पहले हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा, जो इस केस को देख रहे हैं, इस पूरे मामले को समझ रहे हैं। राहुल शिवाले ने जो सवाल उठाया है, अब आपको क्या लगता है सोहित, ये आदित्य ठाकरे का कहीं ना कहीं से इसमें नाम बीच में कई बार उठा और जुड़ता आया है। अब जब एक बार फिर से तैयारी है कि आदित्य ठाकरे से सवाल जवाब भी कुछ हो इस मामले में और अब एसआईटी इस पर बैठेगी, तो जैसा आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि जो मेन मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है, यानी कि ये डर है कि आदित्य ठाकरे तो इसमें शायद घिर सकते हैं और सवाल जवाब उनसे हो सकता है। और क्या लग रहा है आपको सरकार की तरफ से इसमें तैयारी और ये मामला इस समय क्यों खोला गया है फिर से, या एसआईटी जो इसमें बनाने की बात की गई है?
जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आदित्य ठाकरे की किसी भी जांच में नाम नहीं आई है। जो बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी के जो सांसद हैं वो आरोप लगा रहे हैं, और जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला शुरू हुआ तब भी आरोप नहीं थे। बाद में अचानक से एक दिन आरोप लगने शुरू हुए जो अब तक लग रहे हैं, और उसी के वजह से आज आप ये जो प्रदर्शन देख रहे हैं उसकी एक वजह वही है। आज जो ये दिशा सालियान का मुद्दा था वो कई बार उठा, सरकार की ओर से कई लोगों ने बात की, विपक्ष की ओर से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्हें बात करने नहीं दिया गया। और ऐसे में जयंत पाटिल जो बैठे हुए हैं वहां पर, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ये निर्लज्जपना है, जबकि वो बात भी नहीं कर रहे थे, और इसके चलते जयंत पाटिल को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये मामला माफ कीजिएगा, सस्पेंड भी किया गया है। तो ये जो मामला है जो दिशा सालियान के मुद्दे से उठा, उसकी वजह से अब एनसीपी के एक विधायक जो पहले मंत्री रह चुके हैं, उन्हें पूरी जो अभी बची हुई शीतकालीन सत्र है उसके लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और ये मामला दरअसल देखिए आप, आज होने क्या वाला था। जब हम विधायक से भी बात कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी के, कई ऐसे मुद्दे थे जिसे लेकर वो बातचीत करने वाले थे। एक एनआईटी का जमीन प्रकरण का मुद्दा है जिसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार करने का आरोप है, 83 करोड़ की जमीन 2 करोड़ में देने का आरोप है। ऐसे में जब जो विपक्ष है वो मुख्यमंत्री से बार बार इस्तीफे की मांग कर रहा है, और इनका ये कहना है कि इसी के चलते एक बार फिर से इस मामले को उठाया गया है। अब तक आप अगर देवेंद्र फडणवीस की भी बयान को सुनेंगे, कहीं पर फडणवीस ये कहते हुए नजर नहीं आएंगे कि आदित्य ठाकरे पर कार्रवाई होगी। ये बात राहुल शेवाड़े ने कही है जो पहले शिवसेना से जुड़े थे। ये बात मुंबई में या फिर अभी भाजपा के जो विधायक हैं नीतीश राणे वो करते आए हैं। देवेंद्र फडणवीस या फिर कोई भी जांच एजेंसी ने अब तक इस मुद्दे को नहीं उठाया है। और जब ये मुद्दा उठा भी था, काफी समय तक चला था, कई लोगों ने विरोध भी किया था, तब भी आदित्य ठाकरे ने बयान नहीं दिया था। बाद में फेसबुक और सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने बताया था कि मेरे ऊपर कई आरोप लग रहे हैं, लेकिन मेरा संस्कार नहीं है कि ऐसे आरोपों का जवाब दें। और जो दिशा सालियान के माता पिता हैं वो भी मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, इससे पहले वो मीडिया के सामने आ चुके हैं। उन्होंने भी कहा है कि आप इस मुद्दे को ना उठाएं, जो मेरी बेटी मर चुकी है उन्हें लेकर आप राजनीति ना करें, उसकी छवि को आप खराब ना करें। तो इस तरह से अपील दिशा सालियान की माता पिता की ओर से भी किया गया है। लेकिन अब जो सरकार में शामिल लोग हैं वो इस मुद्दे को एक बार फिर से उठा रहे हैं। मांग की गई, कल हमने लोकसभा में सुना, आज विधानसभा में सुना, जिसके बाद अब जो नेता हैं या फिर जो देवेंद्र फडणवीस है जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर एक एसआईटी बनाने की मांग की है। जी धन्यवाद आपका सोहित। जैसा सोहित ने अपने 2 बातें कही महत्वपूर्ण, अपने मेहमानों से हम उस पर चर्चा करेंगे। एक तो ये कि आदित्य ठाकरे का कोई नाम जो है किसी भी जांच पड़ताल में अभी नहीं आया है, बीजेपी के जो नेता हैं वो नाम लेते रहते हैं। दूसरे की दिशा सालियान के माता पिता ने ही कहा है कि मेरी बेटी की मौत हो चुकी है, अब उसे लेकर आप राजनीति ना करें। तो शुरुआत करते हैं आदित्य ठाकरे की बात से। हमारे साथ आनंद दुबे हैं जो प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट के, हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव है बीजेपी नेता, और हम उम्मीद करते हैं कि विजय चोरमारे जी जुड़ जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं महाराष्ट्र के। आनंद दुबे जी, जब कहीं नाम नहीं आया आदित्य ठाकरे का किसी भी तरह की जांच में, तो फिर आदित्य ठाकरे को क्यों परेशान होने की जरूरत है? क्योंकि वो फिर आज ये बयान क्यों दे रहे हैं कि सरकार ये मुद्दा उठा रही है क्योंकि सरकार जो है असली मुद्दों से भटकना चाहती है? अगर सरकार एसआईटी इसमें बनाना चाह रही है तो इसमें क्यों समस्या होनी चाहिए आदित्य ठाकरे को? लगभग जी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बस चिंता का कारण यह है कि जो वर्तमान राज्य की सरकार है वो विरोधियों पर, विपक्ष पर बदले की भावना से कार्रवाई करना चाहती है। आपको क्या लगता है कि कोई कार्रवाई इसमें होने वाली है विपक्ष पे? दिशा सालियान की मौत जो हुई उसमें एसआईटी बनती है तो उसमें विपक्ष का कोई अगर रोल होगा नहीं तो फिर विपक्ष जो सरकार को घेरने का काम कर रही है उसको नजरअंदाज करते हुए, उसको डाइवर्ट करते हुए इस प्रकरण को लाया गया है। जो मौजूदा वर्तमान सरकार है उसकी टाइमिंग देखिए। कल लोकसभा में राहुल शेवाड़े ने यह मुद्दा उठाया कि बिहार पुलिस कह रही है कि एयू नाम जो है वो आदित्य ठाकरे है। आप सोचिए कि जो रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू दिया था किसी निजी चैनल को, उसमें साफ साफ कहा था कि एयू का अर्थ है अदन्या उदास, मेरी मित्र है वो, और एयू नाम के 1000 लोग हो सकते हैं इस देश में। तो किसी आदित्य ठाकरे जी को मैं जानती तक नहीं हूं, न मैं कभी जीवन में उनसे मिली हूं। एक बात ये हो गई, स्पष्टीकरण आ गया। दूसरी तरफ दिशा सालियान के परिवार वाले कह रहे हैं कि मेरी बेटी अब मृत हो चुकी है, मुंबई पुलिस ने जो जांच की थी हम उससे संतुष्ट हैं, इस प्रकरण को अब और आगे न उछाला जाए। दूसरी बात हो गई। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब से नागपुर का शीतकालीन सत्र चल रहा है, एकनाथ शिंदे जी जो अब मुख्यमंत्री हैं, ये जब शहरी विकास मंत्री थे
तब नागपुर में एक बड़ा भूखंड उन्होंने बेच दिया 16 टुकड़ों में निजी कंपनियों को, जिसकी कीमत करीब करीब 83 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन केवल कौड़ियों के दाम में 1.5 से 2 करोड़ रुपए में वो बेच दिया। जब विपक्ष उनका इस्तीफा मांगने लगा और विपक्ष ने पुरजोर उनका विरोध शुरू किया, उसी समय टाइमिंग देखते हुए राहुल सेवाले के बयान का हवाला देते हुए आनन फानन में महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री आदरणीय देवेंद्र जी ने एसआईटी का गठन कर दिया। तो भैया आप किसी भी एसआईटी का गठन करिए, जब हम साच को आज क्या, जब हमने कोई पाप किया ही नहीं है तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर आप कह रहे हैं कि चूंकि विपक्ष जो है वो मुद्दा उठा रहा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है एकनाथ शिंदे के ही खिलाफ, इसी टाइमिंग को देखते हुए मामले को डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और विपक्ष को दूसरे मामलों में गुम करने के लिए ये मामला इस समय उठाया गया। ये है वहां की टाइमिंग। शांत प्रकाश, सत्य है ये आप कह रहे हैं यही सत्य है। शांत प्रकाश जाटव, जब माता पिता भी दिशा सालियान के कह रहे हैं कि मेरी बेटी की मौत हो गई, अब आप इसको लेकर राजनीति ना करें, इसको लेकर दिशा सालियान को लेकर की मौत को लेकर राजनीति हो रही है, आपको लगता है? क्योंकि देखिए पक्ष विपक्ष के बयान आने शुरू हो गए। इस समय एसआईटी के गठन का औचित्य क्या, इस पे सवाल उठ रहे हैं। जब माता पिता ही नहीं चाह रहे कि कोई एसआईटी गठन हो, तो इस मामले को क्यों उठाया जा रहा है इस समय? देखिए, दिशा सालियान की जो मृत्यु हुई, पहले उसको आत्महत्या कहा गया, उसके बाद में वो कुछ दिन के बाद वो जो है हत्या। तो जाहिर सी बात है कि ये शुरुआत से ही एक पेचीदगी में ये पूरा प्रकरण रहा। ये दोनों ही मामले, चाहे वो दिशा सालियान का हो या बाद में सुशांत सिंह राजपूत का, पेचीदगियां तो बहुत रही इसमें और कुछ सफाई नहीं हुई। पर सवाल ये है कि इस समय ये जो टाइमिंग है, आपको क्या लग रहा है इस समय क्यों सरकार ने एसआईटी गठन का सोचा? नहीं, टाइमिंग से इसका कोई मैं नहीं समझता कि इसको जोड़ा जाए। विपक्ष तो यही कह रही है ना, क्योंकि मामले को आप लोग दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। विपक्ष में जिसका नाम लिया जा रहा है, वो अपने आप को निर्दोष साबित करना, ध्यान भटकाने के प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो वो देखो, दोनों जगह पे जैसे विपक्ष कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं, वो एजेंसी अलग जांच करने वाली है। और जो एजेंसी जो अभी जो है ना देवेंद्र फडणवीस जी ने जो जांच समिति बनाई है, वो अलग है जांच, उसका विषय। तो यहाँ पर ये इन दोनों को नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, मैं एक बार विजय चोरमारे जी के पास जाना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है, पर विजय चोरमारे जी आप हमें सुन सकते हैं। ये जो टाइमिंग की बात उठा रहे हैं आनंद दुबे, यानी कि शिवसेना की तरफ से जो उद्धव गुट है, कहा जा रहा है कि टाइमिंग जो है वो ध्यान भटकाने की कोशिश है असली मुद्दों से। बीजेपी के हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं, उनका कहना है टाइमिंग का इसमें कोई मतलब नहीं। आपको क्या लगता है एसआईटी गठन इस समय क्यों उठाया गया है मामला पूरा, कि एसआईटी का गठन होगा, जब माता पिता कह रहे हैं दिशा सालियान के कि अब हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी की मौत पे कोई राजनीति हो? तो इस समय इस जांच को, एसआईटी बनाने को आप कैसे देख रहे हैं? नगमा जी, अगर शुरू से मामला देखे, जब तक सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड का मामला सामने आया, तब से बीजेपी के कुछ नेता आरोप करते रहे कि दिशा सालियान की जो मौत है उसमें आदित्य ठाकरे को हाथ है और आदित्य ठाकरे को टारगेट करते गए हैं शुरू से। जब से पर किसी भी तरह से कहीं किसी जांच में उनका नाम आया नहीं, अभी तक नाम आया नहीं है। आप देखिए 23 जनवरी को, इस साल के 23 जनवरी को सीबीआई की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया, उसमें भी क्लियर कर दिया है कि दिशा सालियान की मौत एक एक्सीडेंटल मौत है। आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने जो हाउस में बताया है कि सीबीआई कभी भी दिशा सालियान की मौत की जांच कर नहीं रही थी। ये बात सच है, मगर आधा सच है, क्योंकि दिशा सालियान की मौत की बात जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस से जुड़ी थी। और 23 जनवरी को जो सीबीआई की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है, उसमें सीबीआई के अफसरों के कोर्ट कुछ किधर नाम नहीं उनका लिया है, मगर सीबीआई के अफसरों ने बताया सीधे सीधे कि इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, ये सरासर एक एक्सीडेंटल डेथ है। और उसका वो सीबीआई ने तो क्लियर किया था,
मगर जब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई थी तब भी आपको पता है कि आदित्य ठाकरे को टारगेट किया जा रहा था। अब आदित्य ठाकरे को टारगेट करना ये पूरा पॉलिटिकल मामला है। पिछले 2-3 दिनों से हाउस जब से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, इस समय आदित्य ठाकरे को एक बार फिर से आप कह रहे हैं जो टारगेट करने की कोशिश हो रही है, क्या वजह है उसकी? क्या ये महाराष्ट्र कर्नाटक का झगड़ा, क्या ये दूसरे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष जो है हमलावर है सरकार पर, इसलिए इस मामले को उठाया गया फिर से? नहीं, विपक्ष हमलावर सरकार पर है ये तो एक बात है, मगर आदित्य ठाकरे को टारगेट किए जाने की दूसरी बात ये है कि जब ये सरकार गिरी और उसके बाद आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में पूरा दौरा किया और आदित्य ठाकरे को जो रिस्पांस मिला उस वक्त महाविकास आघाड़ी की तरफ से और आदित्य ठाकरे की तरफ से जो बागी विधायक है उनके लिए गद्दार शब्द कहा गया, बार बार गद्दार करके उनको पुकारा गया। 50 खोखों की बात हुई, खोखों की राजनीति की चर्चा महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। इस चर्चा से, खोखों की चर्चा और गद्दार शब्द से सत्ताधार ये जो एकनाथ शिंदे और उनके गुट के एमएलए है बहुत आहत हुए हैं। आज भी आदित्य ठाकरे ने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। गद्दार शब्द का इस्तेमाल तो करते रहते, खोखों की भी चर्चा और खोखों के भी नारे चल रहे हैं। मुझे लगता है इसीलिए आदित्य ठाकरे को टारगेट करके शिवसेना को डैमेज करना। क्या आपको लगता है विजय चोरमारे जी कि इस समय ये पूरा जो एसआईटी गठन का मुद्दा है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है और इसका मकसद सिर्फ आदित्य ठाकरे को टारगेट करना है? सही है, आदित्य ठाकरे को शक के घेरे में खड़े करना और इसका ये पूरा की पूरा राजनीतिक मसला है। क्योंकि अगर सीबीआई की तरफ से जो सेंट्रल एजेंसी है, जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र में उनकी गवर्नमेंट सेंटर में है, सीबीआई की तरफ से क्लियर किया गया है कि दिशा शैलियन का मामला एक एक्सीडेंटल डेथ है, फिर भी यहाँ के जो शिंदे गुट के एमएलए आपने शुरू में राहुल शेवाले का जिक्र किया और बाद में महाराष्ट्र में नीतीश राणे और बाकी कुछ एमएलए जो है सत्ताधारी पार्टी के, उन्होंने मुद्दा उठाया और उनके दबाव के कारण देवेंद्र फडणवीस को मुझे लगता है कि ये एसआईटी की जांच करनी पड़ी। जी, मैं आनंद जी आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी। शांत प्रकाश जाटव जी, हाँ बोलिए। मैं विजय चोरमारे जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। यह विशुद्ध रूप से राजनीति है, क्योंकि जब सीबीआई ने कह दिया कि ज्यादा नशा करने की वजह से संतुलन बिगड़ जाने के कारण 12वीं मंजिल से गिरकर दिशा सालियान की मौत हो गई, या किसी प्रकार से हत्या का एंगल नहीं है, उसके बावजूद आज देवेंद्र फडणवीस जी सदन में कह रहे हैं कि सीबीआई ने कभी इस जांच को लिया नहीं। हो सकता है कि सीबीआई ने जांच को हाथ में न लिया हो, लेकिन सुशांत प्रकरण में जांच करते करते वो दोनों तारों को सीबीआई ने जोड़ा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है, करती कुछ और है। देश की जनता को गुमराह करके एक आदर्श नेता के चरित्र को हनन करने का जो भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा है, हम उसका निषेध करते हैं और हम किसी भी एसआईटी से गुजरने को तैयार है। नगवाजी, कोई भी जांच आएगी उसमें हम सहयोग करेंगे, लेकिन दुख तब होता है कि जब इतने बड़े बड़े मुद्दे महाराष्ट्र में है, सीमा का प्रश्न है, महाराष्ट्र में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री खुद उसके घेरे में आए हैं, उन सबको छोड़ते हुए आनंद फानन में या जानबूझ के डाइवर्ट करने के लिए जो काम किया गया है ना, ये आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से देश की जनता तक पहुंच रहा है, इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं एक प्रतिक्रिया आपकी, शांत प्रकाश जाटव, ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, दूसरे शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं। ये मानना है कि इस समय ये जो दिख रहा है साफ तौर पे वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, मकसद सिर्फ उद्धव ठाकरे को घेरना है। देखिए, ये जिस तरीके से टीवी पर अभी इंटेरोगेशन चल रहा है और क्लीन चिट दी जा रही है, मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। जब एक कमेटी का गठन, जांच कमेटी का गठन हुआ है, उसका सम्मान करते हुए उससे भी अगर इनको क्लीन चिट मिल जाती है तो क्या बुराई है। कहीं कोई शक के दायरे हैं, कहीं कुछ शक हैं, तो वो सब क्लियर हो जाएंगे। और जब ये इतने आश्वस्त हैं दुबे जी, तो मुझे नहीं लगता कि जो है ना, ये जो कमेटी गठन हुआ है उसका इनको विरोध करना चाहिए। जी। हत्याएं हुई हैं और 2 मौत हुई हैं, तो उसकी जांच होने में और पूरी तरीके से जांच हो जाए, हर एक पक्ष, हर एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जांच हो जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अब तक जो जांच हुई है उसमें से कुछ भी बात साफ नहीं हुई है, काफी जटिलताएं थी इसमें, इसलिए आप कह रहे हैं कि जांच एजेंसी इसको जांच करे। हाँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है। ठीक है, बिल्कुल। धन्यवाद, आप तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। इस चर्चा के लिए हमारे पास इस वक्त इतना ही वक्त है। धन्यवाद आप तीनों का। एक ब्रेक लूंगी मैं 5 की बात में, और उसके बाद कोरोना की बात, जब सरकार अलर्ट मोड में है और प्रोटोकॉल
मानने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं ब्रेक के बाद। चीन में कोरोना के मामले जिस तेजी से फैले हैं उसके बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोरोना का खौफ है। हालांकि कोरोना खत्म नहीं हुआ, लेकिन मामलों में कमी के बाद में ज्यादातर देशों में कुछ राहत महसूस की जा रही थी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक यहां पर की है और कोरोना के हालात की समीक्षा की गई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, नीति आयोग के सीईओ समेत कई अधिकारी शामिल हुए हैं। पीएम मोदी की इस बैठक से पहले स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में कहा कि दूसरे देशों के हालात पर हमारी नजर है। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी कोरोना पर इमरजेंसी बैठक की है। इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद के दोनों सदनों में कोरोना से लड़ने की तैयारियों पर बयान दिया। कहा कि देश के 220 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। ये भी जोड़ा कि हालांकि कोरोना रूप बदल रहा है, इसलिए सब बूस्टर डोज जरूर लें। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। संसद में सांसदों से मास्क पहनने की अपील की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ने यह अपील की है। राज्यसभा के उपसभापति ने भी अपील की है। ओम बिरला ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, सभी सांसद मास्क पहने और खुद भी ओम बिरला सदन में मास्क पहनकर आए। राज्यसभा के सभापति भी मास्क पहने रहे और कहा सांसद उदाहरण पेश करें, मास्क पहने। प्रधानमंत्री मोदी भी राज्यसभा में मास्क पहने दिखे। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी हंगामा रहा। चीन पर चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा की कार्रवाई 1 घंटे के लिए 12 बजे तक स्थगित भी की गई। राज्यसभा में भी विपक्ष की चीन पर चर्चा की मांग रही। राज्यसभा में विपक्ष के सांसद वेल में पहुंचे। पूर्व साथियों के मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें तथा इस संबंध में जन जागरूकता फैलाने में अपना योगदान दें। मेरा विश्वास है जैसे हमारे देश ने पहले भी सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 पर विजय प्राप्त की थी, हम आगे भी उसी प्रकार से इस महामारी को रोकने में सफलता प्राप्त करेंगे। सभी माननीय सदस्यों के लिए गेट पर मास्क उपलब्ध करा दिए गए हैं। Situation of COVID is getting alarming. We need to be vigilant and take all precautionary steps, including wearing masks, use of sanitizers, and social distancing. I urge all of you wear masks inside the house as well. We have made masks available to all of you. Once again, I request you that we need to join hands and lead the nation by example. तो सभी सांसदों से मास्क पहनने की अपील की गई है। गेट पे मास्क लेके खड़े हैं लोग और बहुत सारे सांसद मास्क पहनकर नहीं भी आए थे। तो सांसद मनोज तिवारी से बात की है हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती ने।
बताइए सर, आज हाउस में क्या हुआ जब आप गए? आज हाउस में जब हम लोग घुसे तो मैं ये स्वीकार करता हूं कि हम मास्क नहीं पहने हुए थे, कई लोग ऐसे थे, लेकिन गेट पर मास्क लेकर के स्टाफ खड़े थे। स्पीकर महोदय का निर्देश था कि अब मास्क पहन के ही सदन में बैठना है, तो हमने तुरंत ये मास्क पहन लिया और सभी लोगों ने इसका स्वागत किया, कांग्रेस के कुछ लोगों मित्रों को छोड़ के। और मेरा मानना है कि कोविड का जो कहर हम देख चुके हैं, अब इसमें इस तरह की लापरवाही नहीं लेनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी भी एक बहुत बड़ी बैठक ले रहे हैं, कल स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक भी ली है, इंस्ट्रक्शन भी जारी किए, नोटिफिकेशन भी। तो हम सभी को इस इनिशिएटिव का स्वागत करना चाहिए। और कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला का ये कहना है कि सरकार कोरोना के बहाने भारत जोड़ो यात्रा रोकना चाहती है। सर, क्या आपको लगता है कि कोविड प्रोटोकॉल के बहाने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश है? निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह लाखों लोग आ रहे हैं, तो सरकार जो है उससे घबराई हुई है, तो वो चाह रही है कि किसी तरह से यात्रा रुके, आगे मत पहुंचे, इसलिए सारा प्रयास हो रहा। वरना अभी गुजरात में चुनाव हुआ, बाकी जगह चुनाव हुए, सब जगह हो रहे हैं, सारी मीटिंग्स हो रही हैं, जगह जगह भाजपा के नेताओं की मीटिंग हो रही है, वहाँ कोई कोविड प्रोटोकॉल पे तो रोक है नहीं। भारत जोड़ो यात्रा और स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी को लेकर एक सियासत शुरू हो ही गई है। स्वास्थ्य मंत्री की यात्रा स्थगित करने की चिट्ठी के बाद राहुल गांधी ने आज पलटवार किया है। हरियाणा के नूह में उन्होंने कहा कि मुझे चिट्ठी लिखी गई है कि कोरोना आ रहा है, इसलिए यात्रा बंद करो। अब भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। बहाने बना रहे हैं कि मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोरोना फैल रहा है। ये भारत की सच्चाई से डर गए हैं। वहीं राजस्थान बीजेपी ने कहा है कि उन्होंने जन आक्रोश यात्रा रोक दी है। राहुल गांधी भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं, बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ जो जंगल राज है, कुशासन है, भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ 200 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा चल रही थी। और जब कोविड की गाइडलाइन आई, तुरंत जो यात्रा बची हुई थी उन यात्राओं को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बिल्कुल राहुल गांधी जी को भी ध्यान देना चाहिए कि कोविड की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को अवश्य रूप से पालन करें, क्योंकि लोगों की सुरक्षा ही सर्वोपरि है, उसको जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। बिहार पर दिए अपने विवादित बयान पर पीयूष गोयल ने अपना बयान वापस ले लिया है। आज राज्यसभा में पीयूष गोयल ने कहा कि उनकी मंशा बिहार या बिहार के लोगों को अपमानित करने की नहीं थी। अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वो अपना बयान वापस लेते हैं। इससे पहले बिहार के सांसदों ने आज सुबह संसद परिसर में प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में बीजेपी को छोड़कर बिहार के अन्य दलों के सांसद शामिल हुए। Honorable Chairman, sir, at the outset, let me specify. Honorable Chairman, sir, at the outset, let me clarify. There is absolutely no intention of insulting either Bihar or the people of Bihar. And if at all that has hurt anybody, I will immediately withdraw that statement. It was not made with any malice towards anybody at all. अगर सदन के नेता बिहार के बारे में इतनी ओछी अश्लील टिप्पणी करते हैं तो एक एक बिहारी का अपमान है, तो ये मैं कह रहा था। तो क्या जो कोई रिप्लाई आया उन्होंने माफी नहीं, अभी तक चेयरमैन साहब के से कोई रिप्लाई नहीं आया है। आज सदन में वो खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं विड्रॉ करता हूँ। ये स्टेटमेंट विड्रॉ करने वाली चीज नहीं है, ये सीधे पब्लिक अपॉलॉजी वाली चीज है। और इसमें दोनों में मीलों का फासला है। अभी भी मेरी विनती होगी, अगर पीयूष गोयल जी माफी नहीं मांगते हैं सदन में और एक एक बिहार के लोगों से, तो जाहिर तौर पर मैं मानूंगा कि प्रधानमंत्री जी की और उनकी पार्टी की कहीं यही तो मंशा नहीं। एक पीयूष गोयल जी आते हैं महाराष्ट्र से,
और महाराष्ट्र का एक इतिहास रहा है जो उत्तर भारतीयों को लेकर के। आपको लगता है वो मान सकता? नहीं, मैं सीधे तौर पे मानता हूं कि इस तरह के पूर्वाग्रह बिहार को लेकर के कई लोगों के जहन में होते हैं। कई लोग पूर्वाग्रह दबाना जानते हैं, नौटंकी, शायद उनसे नौटंकी हुई नहीं, अंदर का पूर्वाग्रह बाहर आ गया। एक और अंतिम का सवाल है, पिछले दिनों आदित्य ठाकरे आए थे पटना, तो कहा गया था कि एक दो युवाओं का मिलन है और हमको इतिहास को भुला देना चाहिए जो उत्तर भारतीयों के साथ मुंबई में होता है। आपने आज गौर किया कि नहीं, गांधी स्टैच्यू पे तमाम विपक्ष के दल थे, तमाम, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, शिवसेना। इससे आपको पता चलता है कि वो जो पूरा विमर्श था, शिवसेना में भी तब्दीली आ गई, तो वो विमर्श अब पीयूष गोयल जी जैसे लोगों के, और भाजपा को चिंता करनी चाहिए, ऐसे तो जीरो पे सिमट जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह साफ कहा है कि उन कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा जो काम पर नहीं लौट रहे हैं। इस साल के शुरुआती महीनों में घाटी में कई कश्मीरी पंडितों की आतंकियों ने हत्या की थी। इनमें स्कूल टीचर, दफ्तरों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी शामिल थे। खतरे के मद्देनजर काफी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने परिवार समेत घाटी छोड़ दिया। मई महीने से करीब 6000 कश्मीरी पंडित कर्मचारी काम पर नहीं लौटे हैं। अब उपराज्यपाल ने ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोकने की बात कही है। पिछले 7 महीनों से कश्मीरी पंडित ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें जम्मू ट्रांसफर किया जाए, रिलोकेट किया जाए, क्योंकि उनको यहाँ डर है कि उन्हें आतंकी हमलों में मारा जाएगा। इस साल 4 कश्मीरी पंडितों को आतंकी हमलों में मारा गया है। राहुल भट्ट का फोटो यहाँ लगा है, यहाँ कश्मीरी पंडित कॉलोनी शेखपुरा के बाहर। ये दिखाता है कि किस तरह खौफ के माहौल में कश्मीरी पंडित यहाँ रह रहे हैं और अपने दफ्तर भी जाने से डर रहे हैं। लेकिन कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह ऐलान किया कि वो उनको घर बैठे तनख्वाह नहीं दी जाएगी। जो कश्मीरी पंडित यहाँ नौकरी कर रहे हैं उन्हें दफ्तर जाना ही पड़ेगा। इससे प्रदर्शन और ज़्यादा हुए जम्मू में, जहाँ ये कश्मीरी पंडित मुलाजिम हैं। 6000 के आसपास कश्मीरी पंडित हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत नौकरी दी गई थी पिछले 2010 से। लेकिन पिछले 1 साल से ऐसे हालात बने कि उन्हें कि ज़िंदगी जीने का, नौकरी करने का या ज़िंदा रहने में एक चॉइस जैसी करनी पड़ रही है। उनका कहना है कि किस तरह सरकार उन्हें मजबूर कर रही है कि वो यहाँ वापस दफ्तरों में जाएं, जबकि उनकी सुरक्षा पे अभी कोई यकीन नहीं है कि क्या वो यहाँ सुरक्षित हैं। कुल मिला के सरकार ने फैसला किया है कि मुलाजिमों को जम्मू ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। लेकिन कश्मीरी पंडितों का कहना है क्या उन्हें अपनी हाल पे छोड़ा जाएगा। सरकार का यह भी कहना है कि जो भी कश्मीरी पंडित मुलाजिम हैं उनको पहले ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में तब्दील किया गया है, उनकी ट्रांसफ़र वहाँ की जाए जहाँ वो ज़्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन कश्मीरी पंडितों का ये कहना है कि उन्हें जम्मू तब्दील किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, जहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बडगाम से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। 20 दिसंबर को भारत और चीन के कोर कमांडरों की 17वें दौर की बैठक हुई। बैठक में पूर्वी लद्दाख से जुड़े सारे मसलों को शांति के साथ सुलझाने पर सहमति हुई है। विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। 17 जुलाई को पिछली बैठक के बाद हुई प्रगति पर आधार पर दोनों पक्षों ने खुले और रचनात्मक तरीके से पश्चिमी सेक्टर में LAC के साथ रेलेवेंट मुद्दों के समाधान पर विचारों का आदान प्रदान किया, जो पश्चिमी क्षेत्र में LAC पर शांति और स्थिरता की बहाली में मदद करेगा और द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को सक्षम करेगा। इस बीच दोनों पक्ष पश्चिमी सेक्टर में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के सहमत हुए। दोनों पक्षों ने निकट संपर्क में रहने और सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत रखने और शेष मुद्दों पर जल्द से जल्द म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन पर काम करना सहमति व्यक्त की। 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।